हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ITS कोड वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी माज़रत चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ। द रीज़न वाज माय बिज़ी शेड्यूल और दूसरा ये टॉपिक भी थोड़ा सा लेंथी था, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि इसको मैं मल्टीपल वीडियोस में अपलोड करूं या फिर थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल एक ही वीडियो में। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि एरेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेट नहीं कराना चाहिए और एक ही वीडियो में सारा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं एरेज इन C++। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरेज होते क्या हैं। तो आपको याद हो कि हमने डेटा टाइप्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि एरेज जो होते हैं वो हमारी डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो एरेज एक डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक ही वेरिएबल में। अब इससे पहले हम देखते आ चुके हैं कि हमें जितने भी वेरिएबल चाहिए होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ स्टोर करनी होती हैं, तो उसके लिए हम अलग वेरिएबल्स लेते थे और हर वेरिएबल की जो डेटा होती थी या हर वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी वो हम डिफरेंट लेते थे। लेकिन एरेज को हम लेते हैं स्पेशली किसी एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए जो मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी जिसकी, और उसको हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब इसका एग्जांपल छोटा सा मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि हम किसी स्टूडेंट की मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट की, 7 सब्जेक्ट की, 10 सब्जेक्ट की, एट्सेट्रा। तो उसके लिए हमें अलग से 5-10 जो वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही एरे में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो C++ में हमारे पास दो तरह के एरेज होते हैं। एक होते हैं 1 डायमेंशनल या 1D एरे उसको कहा जाता है, और दूसरे होते हैं मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल हम थोड़ी देर में इसमें कवर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल डायमेंशनल यानी 1 डायमेंशनल एरेज को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखनी होती है, जो जैसे कि आप जानते हैं सिंपली हम जैसे वेरिएबल में लिखते हैं वैसे ही, और उसके बाद हमें एरे का नाम लिखना पड़ता है और उसके साथ हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी पड़ती हैं। यानी कि ये वाली सिंबल जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। और इस ब्रैकेट के बीच में हमें वैल्यू टाइप करनी होती है कि जो हमारा एरे है वो कितने नंबर्स का होने वाला है, कितने वैल्यूज़ का होने वाला है। और उसके बाद उसके अंदर हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो हम लिखते हैं करली ब्रेसेस में। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज़ का एरे लिया है, तो हम इसमें 5 वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, 45, 20 एंड 47, 76, 67। ऑलराइट, और उसके बाद हमें सेमीकोलन देना पड़ता है। और अब ये हो गया हमारा एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज। अब इसको सपोज़ अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है और एरे का नाम भी। अब जैसे कि हमें 47 एक्सेस करना है, तो 47 हमारा होता है दूसरे इंडेक्स पे। अब इंडेक्स क्या होता है, यानी कि ये जितनी भी हमने 5 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसकी जो पोजीशन होती है वो हम कहते हैं उसको इंडेक्स। अब सपोज़ यहाँ पे 45 है, तो 45 हमारा पहली पोजीशन पे है, तो एरे की जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि 45 जो हमारा है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं 0 प्लेस पे है। तो 0 इंडेक्स पे हमारा होता है 45, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे होता है हमारा 20 और 2 इंडेक्स पे है 47। तो अगर हम इसको ARR1 और इसमें इसकी वैल्यू लिखेंगे 2, तो हम इसको लास्ट में हमें सेमीकोलन भी देना पड़ता है। और इसको अब कंपाइल करके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 47 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 47 हमारी आउटपुट आ चुकी है। राइट, अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अब सपोज़ यहाँ पे अगर आप इसकी जो ये वैल्यू है ये अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको एक एलिमेंट पे छोड़ दें, 5 एलिमेंट पे छोड़ दें, 10 एलिमेंट इसमें लिखें, वो आपकी मर्ज़ी होती है यहाँ पे अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 4 लिख दिया और इसको आप करेंगे रन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा टू मैनी इनिशियलाइजर्स फॉर इंट 4। यानी कि हमने इंट टाइप का जो एरे लिया है उसमें हमने 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं, तो हमें ये एरर देगा। तो उसके लिए अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आपको पता नहीं है कि हमारा एरे कितनी वैल्यूज़ का होने वाला है, तो सिंपली आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। राइट,
तो हमारे यहाँ एक दूसरा तरीका भी होता है इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब सपोज़ हमने यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको मैं अलग से यहाँ पे स्टोर अगर करना चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अब सपोज़ 0 इंडेक्स पे हमें चाहिए 45, तो ARR 10 और उसको हम करेंगे 45, और सिमिलरली ARR 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे हमें चाहिए 20, और सिमिलरली जितनी भी हमारी बाकी वैल्यूज़ हैं उसको मैं पुट कर लेता हूँ। राइट, तो हमने यहाँ पे सेपरेटली वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया है और अब इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी 47, क्योंकि हमने यहाँ पे भी जो हमारी सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे वैल्यू 47 रखी है। तो आप अब एरे को इस तरह से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। राइट, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे रखता हूँ और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपली 1 2 3 4 5 तक ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कॉमा ज़रूर से देने हैं ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट रहें, ना कि एक साथ मिल जाए। अगर आप कॉमास नहीं यूज़ करेंगे तो ये एक ही नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 वाला। ऑलराइट गाइस, तो ये होती है हमारे एक एरे की, जो अगर हम किसी एक इंडेक्स की वैल्यू लेना चाहते हैं, लेकिन सपोज़ अगर हमें सारा का सारा जो एरे है वो आइटरेट करना है, आइटरेट का मतलब वो हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें लूप यूज़ करनी होगी। लूप हम पहले ही हमारे ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप लूप्स देख सकते हैं। सारी लूप्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप्स, वाइल और डू वाइल, जितनी भी लूप्स हैं हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी है उसके हवाले से। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसके लिए अब हम देखते हैं हमारी लूप, जैसे कि फॉर इंट i = 0। अब 0 यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है। और उसके बाद हमें कंडीशन लिखनी होती है, आपको पता है फॉर लूप में। तो इसको हम <5 कर रहे हैं। <5 यानी कि जो हमारी पांचों वैल्यूज़ हैं वो आइटरेट हो जाएंगी, क्योंकि एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। राइट, और उसके बाद हमें सिंपली i++ यानी कि इंक्रीमेंट लिखनी है। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे cout ARR, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बीच में हम i लिखेंगे, और उसके बाद में ईडेल लिख देता हूँ ताकि हमारी जो न्यू लाइन है वो आ सके। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली जो हमारा i है वो 0 है, तो यहाँ पे ARR 0 यानी कि 1 प्रिंट होगा। उसके बाद i++ होगा, यहाँ पे 1 आएगा तो 2 प्रिंट होगा। और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होते हुए, तो जैसे हम इंक्रीमेंट होते होते 4 पे आएगा, तो 4 इंडेक्स पे हमारा 5 है, तो हमें ये सारा का सारा जो एरे है वो न्यू लाइन पे मिलेगा। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं। राइट, सॉरी, यहाँ पे हमें कॉमा नहीं, हमें सेमीकोलन देना है, इस वजह से एरर आ रहा था। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक हमारा जो एरे है वो आइटरेट हो गया है। आइटरेट यानी कि हमने उनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस कर लिया है। तो ये होती है हमारी सिंपल 1 डायमेंशनल एरे और 1 डायमेंशनल एरे की आइट्रेशन। अब सपोज़ के हमें ये यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है एरे की, सपोज़ यहाँ पे हमने जो लेंथ लिखी हुई है वो 5 है। अब ये तो एक छोटा सा एरे है जिसकी हमें पता है कि 5 है इसकी लेंथ, लेकिन सपोज़ अगर आपके पास एक ऐसा एरे हो जिसकी आपको पता ना हो कि कितना लंबा है, तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं साइज़ ऑफ। तो साइज़ ऑफ हमने ऑपरेटर वाली वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं साइज़ ऑफ करता हूँ ARR 1 की, यानी कि हमारे एरे की। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि ये हमें थोड़ी सी गलत आउटपुट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 आउटपुट आ गई। अब 20 यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि हमने जो एरे लिया है वो इंटीजर टाइप का है, और एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट लेता है। तो 4 × 5 20 होते हैं, यानी कि हमारी जो टोटल यहाँ पे जो साइज़ ले रहा है ये हमें वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हमें एक एरे की जो लेंथ है वो चाहिए, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा साइज़ ऑफ जो हमने यहाँ पे जिस टाइप का हमने यहाँ पे एरे लिया है, यानी कि इंटीजर की जो डेटा है, जो साइज़ है, उससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हमें जो एक्चुअल लेंथ है एरे की वो हमें मिलेगी। अब सपोज़ यहाँ पे हमने साइज ऑफ इंटीजर से उसको डिवाइड कर दिया है। अब इसको कंपाइल करके आप रन करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक मिलेगी, यानी कि 5। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक और इंट ले लेता हूँ साइज़, और उसको मैं स्टोर कर देता हूँ एरे की जो हमारी साइज़ है उससे। तो अब इसको फिर से अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हमने जो 5 लिखा है उसको हम लिखेंगे साइज़। ठीक है, अब सपोज़ इसको मैं कंपाइल करके रन करूँगा तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा और बिल्कुल हमें ठीक आउटपुट मिल गई है। अब सपोज़ यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा लंबा भी करूँ, 6 7 10 तक करते हैं इसको, 9 एंड 10, और अब इसको मैं कंपाइल करके रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो पूरा का पूरा आइटरेट हो चुका है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो हमें एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये होती है आइट्रेशन हमारे एरे की डायनामिक वे से। जो पहले हमने देखी थी वो मैनुअल तरीका था जहाँ पे हम साइज़ उसकी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे थे, हमें पता था कि कितने एलिमेंट्स का एरे है हमारा। और यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको पता नहीं है कि हमारी जो डेटा है वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमें डायनामिक वे भी पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे आइट्रेट करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो होते हैं, अब यहाँ पे हमने सिंगल डायमेंशनल देख लिया जिसमें कि हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती थी जिसमें हमारी जो डेटा है वो हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जिसमें हमारी जो डेटा है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में होती है। अब जैसे कि हम टेबल लिखते हैं, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है R1 C1, यानी कि R जो है हमारी रो है और C कॉलम है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं जो वर्टिकल है ये एक्चुअली कॉलम्स होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एरर कर दी है, ये C1 है हमारा, यानी कि वर्टिकली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजेंटल होती है ये वाली, ये हमारी रो होती है, और ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हम टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने R1 लिखा हुआ है, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, यानी कि ये सारी थर्ड रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये फर्स्ट रो है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें C1 है, इसमें भी C1 है और इसमें भी C1 है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो इसी तरह से जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये 2 डायमेंशनल एरे का है। तो इस तरह से हमारी जो डेटा होती है वो रिप्रेजेंट या स्टोर होती है एरे के अंदर। राइट गाइस, तो अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल। तो 2 डायमेंशनल एरे में हमें रोज़ और कॉलम, जैसे कि हमने स्लाइड में देख लिया, वो हमें स्टोर करने पड़ते हैं यहाँ पे। और सबसे पहली जो हमारी ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो नंबर ऑफ़ रोज़ में यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, और दूसरी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम और 3 रोज़ का एग्जांपल लिया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आउटर एरे लिखना पड़ता है, या आप सिंपल जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको आप एरे ऑफ एरेज कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो मुख्तलिफ एरेज का एक आप ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि एरे ऑफ एरेज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये हमारी हो गई फर्स्ट रो, और ये हो गई हमारी सेकेंड रो, और लास्ट में हमारी हो गई ये थर्ड रो। राइट, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट के रोल नंबर का और उसकी मार्क्स का। अब सपोज़ जो रोल नंबर्स हैं हमारे वो सपोज़ 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5th नंबर का रोल नंबर है और उसका जो परसेंटेज है वो हम ले रहे हैं 56, और 6 नंबर वाला स्टूडेंट है उसका परसेंटेज हम ले रहे हैं सपोज़ 65%, और जो थर्ड हमारा स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है वो हम ले रहे हैं 7, और उसका जो परसेंटेज है वो हम ले रहे हैं सपोज़ 80%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो एरेज का एरे लिया हुआ है, ये हमारा मेन एरे हो गया, और उसमें हमारा फर्स्ट एरे ये हो गया, सेकंड एरे ये हो गया, और ये थर्ड एरे हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 रोज़, तो ये 3 रोज़ हो गई, और 2 कॉलम्स, यानी कि हमें इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है ये ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। राइट, तो अब इसको मैं आपको आइट्रेट करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो
1D एरे होता है उसमें हम लेते हैं फॉर लूप, और यहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप भी हमने देखी हुई है हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा इस वक्त, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब हमें सपोज जो हमारा जो आउटर एरे है उसको सबसे पहले उसके लिए लूप लिखनी पड़ेगी फॉर इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन 3, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रोज़ लिखी हुई है वो 3 है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, सिंपल जैसे हमने प्रीवियस एरे में देखा था 1 डायमेंशनल एरे में। और अब यहाँ पे जो हमारे दूसरा जो एरेज हैं यानी कि कॉलम्स वाले, तो उसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप लिखनी पड़ेगी, और जिसमें हम लिखते हैं इंट जे इक्वल्स 0, ये भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन 2। अब 2 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो इनर एरे है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में जे प्लस प्लस। और अब जो ये हमारी इनर लूप है इसमें हम लिखेंगे सी आउट ARR। अब यहाँ पे हमें आई और जे दोनों लिखने पड़ेंगे, यानी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 कॉलम और 0 रो पे है, और यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे। और ये जो हमारा दूसरा है ये रो तो फर्स्ट है लेकिन इसका कॉलम 2 है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये ARR 0 0 है और ये 0 1 है। सिमिलरली ये 1 0 है, ये 1 1 है, और ये 2 0 है और ये 2 1 है। ये तो इसी तरह से यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ है वो आएंगी आई और जे में। और उसके बाद हम यहाँ पे एक ये लिखते हैं ताकि जो हमारी एरेज हैं वो उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। और लास्ट में जो हमारी आउटर लूप है उसमें हम लिखेंगे इंटेल, यानी कि न्यू लाइन चाहिए हमें, तो इंटेल हम लिखते हैं हमारे आउटर जो लूप है यानी कि ये वाली लूप, इसमें हम इंटेल लिख रहे हैं, यानी कि जो हमारी ये फर्स्ट एरे है ये जब आइटरेट होके ख़त्म होगा तो हमारी जो दूसरी जो ये कॉलम और दूसरी रो है तो ये नीचे हमें प्रिंट होके दिखाई देंगे। राइट, तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। और सॉरी यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, इस कॉमा को हमने लिख दिया है इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन, और ये जो हमारा है वो ARR 1 है। मैंने सिंपल ARR लिखा था इस वजह से एरर आ रहा है। सी आउट की जगह भी हमने इन लिख दिया है तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो अब हमारा कोई एरर नहीं है, तो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट का 5 है रोल नंबर, उसकी परसेंटेज 56 आ रही है, जो 6 है उसकी 65 और 7 है उसकी 80% आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे की एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। और अब एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि हम एरे का यूज़ करके हम यूज़र से उसके 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स लेंगे और उन मार्क्स को हम सम भी करेंगे, यानी टोटल मार्क्स भी निकालेंगे, और उन मार्क्स का जितना परसेंटेज बनता है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे लेना होगा। सपोज हम लेते हैं मार्क्स का, और उसमें हम लेंगे 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो यूज़र से हम इसमें डेटा लेंगे, मार्क्स लेंगे, वो हम इसमें स्टोर करेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए फ्लोट में परसेंटेज और सम। अब सम को मैं फ्लोट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इंटीजर में सम लेंगे तो जो हमारी परसेंटेज है वो ठीक तरह से नहीं आएगी। अब फ्लोट हमें तभी मिलेगा जब डिवाइडर और डिवाइडेंड दोनों फ्लोट में होने चाहिए, अदरवाइज हमें आउटपुट है वो ठीक से नहीं मिलेगी। तो अब हम यूज़र को मैसेज भेजते हैं कि आपकी जो मार्क्स हैं वो एंटर कीजिए आउट ऑफ 100, इंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100। राइट, और इसको हम न्यू लाइन भी दे देते हैं। न्यू लाइन आपको पता है 2 तरीके से देते हैं, एक बैकवर्ड स्लैश n और दूसरा होता है हमारा इंडेल। तो यहाँ पे हमने बैकवर्ड स्लैश दिया है, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप, इसमें हम लेते हैं इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन 5 एंड लास्ट आई प्लस प्लस। और अब हम लूप के अंदर जो हम लिखेंगे सबसे पहले सी इन लिखेंगे, यानी कि अगर हम सी इन को इस लूप के बाहर से लिख देंगे तो हमारी जो लूप होगी, जो यूज़र डेटा इनपुट करेगा वो सिर्फ एक बार ही होगी, और उसके बाद ये डायरेक्टली हमें सम और मार्क्स वगैरह दिखाना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एरर आ जाएगी। तो इस वजह से हमने जो
यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो भी हम लूप के अंदर ले रहे हैं। और उसके बाद हम इसको सम करेंगे, सम प्लस इक्वल्स ARR1 और उसके अंदर आई। अब ये मैंने आपको बताया था कि प्लस इक्वल्स, अब सपोज यहाँ पे प्लस इक्वल्स A और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि A इक्वल्स A+5। ये मैंने आपको किसी ट्यूटोरियल में बताया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने किस में बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था। अब इसका मतलब है कि सपोज़ अगर इनिशियली A की वैल्यू 10 है और तो A+5 ऑपरेटर का मतलब ये होगा कि 10 + 5, अब जो हमारी A की न्यू वैल्यू होगी वो 15 हो जाएगी, इसलिए हम ये लिखते हैं। तो सम होगा, यानी कि जितनी भी हम वैल्यूज़ डालेंगे तो उनको 1 बाय 1 ये ऐड करता जाएगा और फाइनली जो सम होगा वो लास्ट सब्जेक्ट की भी मार्क्स हम उसमें ऐड करेंगे, तो ये सम में टोटल मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी परसेंटेज को। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल और इनटू 100 हम करते हैं तो हमें मिलती है परसेंटेज। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगी हमारी सम में, यानी कि टोटल मार्क्स, टोटल जितनी यूज़र ने ऑब्टेन किए हैं, और उसके बाद हम टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट में 100 तो टोटल हो गई 500। फाइनली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, राइट। तो अब हम यूज़र को मैसेज देंगे योर टोटल मार्क्स, और उसको हम टोटल मार्क्स यहाँ पे सी आउट में दिखाएंगे, यानी सम है हमारा, यानी कि उसमें यूज़र की टोटल मार्क्स हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे इंडल, और फाइनली उसको हम दिखाएंगे परसेंटेज, योर परसेंटेज, और यहाँ पे हम देंगे उसको परसेंटेज, और अगेन उसमें हम देंगे परसेंटेज का सिंबल, एंड फाइनली न्यू लाइन, राइट। तो इसको सबसे पहले रन करते हैं और उसके बाद मैं आपको ये ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सबसे पहले, सॉरी हमने इसको ARR नहीं मार्क्स लिखा था, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे कॉपी करके ARR ही लिख लेते हैं। यहाँ मार्क्स को कॉपी करके यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं। अब इसको आई होप कि कोई एरर ना हो, कंपाइल करते हैं, राइट। और अब इसको रन करते हैं। तो ये हमें सबसे पहले कह रहा है कि आप 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स इंटर कीजिए आउट ऑफ 100 से, तो 67, 76, 89, 65, 56, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स हैं 353, यानी कि इनका जो सम है, जो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 353 होगा, और उस पर अगर हम परसेंटेज चेक करेंगे तो 70.6% हमें मिल रहा है। तो इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप खुद से ये प्रोग्राम लिखिएगा, और उसको आपने जितनी भी वैल्यूज़ डाली है उसको सम कीजिएगा, उसका परसेंटेज भी निकालिएगा, तो एग्जैक्टली सेम होगा जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एरे लिया है मार्क्स का, जिसमें हम 5 वैल्यूज़ इंटर करेंगे, 5 से ऊपर नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया है कि हम 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स लेंगे। और उसके बाद फ्लोट हमने लिया हुआ है परसेंटेज के लिए, और सम के लिए हमने सिंपल 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज भेज रहे हैं मार्क्स इंटर करने के लिए, और उसके बाद हमने यहाँ पे लूप लिखी हुई है। अब लूप आपको पता है कि हम एरे की आइट्रेशन के लिए लेते हैं, यानी कि उनके इन जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए, और अगर हमें डायनामिकली किसी एरे में वैल्यूज़ पुट भी करनी होती हैं तो उसके लिए भी हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने CIN लिखा हुआ है, CINI, यानी कि ये लूप जब पहली बार चलेगी तो यहाँ पे 0 होगा, यानी कि जो हमारे एरे की इंडेक्स होगी वो 0 में होगी, जो हम वैल्यू लेंगे वो 0 में स्टोर होगी। सिमिलरली उसके बाद 2 में होगी, 3 में होगी, और फाइनली 4 में होगी। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम होगा, एरे आइट्रेट होगा, और जितनी भी हमारी सम में, यानी कि इनिशियली सम में 0 होता है, इनिशियली जो इंटीजर की हमारी वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जैसे ही हम उसमें मार्क्स इंटर करते जाते हैं तो उन मार्क्स का जो एडिशन होता है वो इसमें ऐड होता जाता है। फाइनली जैसे हम 5th सब्जेक्ट की ऐड करते हैं तो फाइनली जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स होती है टोटल वो इसमें स्टोर हो जाती है। और यहाँ पे हमने परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। परसेंटेज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू
100 हम करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलता है मार्क्स का। और उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं यूज़र की टोटल मार्क्स आपको पता है हमने सब में ऑलरेडी स्टोर कर रखी हैं और उसमें कैलकुलेट कर रखी हैं, तो हम उसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और दूसरी लाइन में हम उसको यूज़र को परसेंटेज दिखा रहे हैं कि आपका इतना परसेंटेज है, और उस परसेंटेज को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको एरेज समझ में आए होंगे, मल्टी डायमेंशनल, वन डायमेंशनल सब। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यानी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।